हाँ स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए लास्ट क्लास में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को डिस्कस किया था, ठीक है। और शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें, शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब था n = 0 होना चाहिए, है ना। ठीक है, हम बात कर रहे थे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए और इसका समाकलित वेग समीकरण हमने डिस्कस किया था, जो फाइनली निकल के आया था बेटा R = R0 - KT, है क्या याद? यही आया था ना। इसे कहते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। इसके लिए ग्राफ भी प्लॉट किया था हमने y = mx + c बना करके, है ना। इसमें जो वेग मतलब इसका ढाल जो आता है ना, स्लोप -k को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना, m की वैल्यू। और x एक्सिस पे t लिया था, y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी r को लिया था हमने। R0 पर्टिकुलर एक वैल्यू थी जो c से डिनोट कर रहे थे ना, y = mx + c वाला जो c है, ठीक है। पूरा एक ग्राफ बना दिया था प्रॉपरली, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अर्ध आयु काल की, है ना। शून्य कोटि हेडिंग डली हुई है, उसी में पढ़ रहे हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का ही अर्ध आयु काल डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अर्ध आयु काल बेटा देखो, अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ टाइम, है ना, यानी आधा जीवन एक तरीके से, है ना, ये होता है ना। तो देखो हाफ लाइफ टाइम की बात करूं अर्ध आयु काल की, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि वह टाइम जिसमें जो अभिकारक था स्टार्टिंग में, उसका वो अब रह जाए बेटा आधा। यही है, अभिकारक जितना आपने स्टार्टिंग में लिया वो रिएक्शन करके अब आधा बचे, मतलब आधा अभिकारक किस में चेंज हो गया? उत्पाद में। सही बात है, वो उसका हाफ लाइफ टाइम यानी अर्ध आयु काल कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक तो मैं देखो टाइम को इस तरीके से लिखूंगा, जो टाइम है ना, उस टाइम की जगह मैं ऐसे कर देता हूँ बेटा 1/2 हाफ लाइफ टाइम को, है ना, T1/2 के रूप में लिखाऊंगा ना, ठीक है। और दूसरी बात कि जो अच्छा ये R क्या था बेटा? कैपिटल R क्या था इसमें? अभिकारक की अंतिम सांद्रता जो लास्ट बच रही थी। याद करो स्टार्टिंग में R0 मानी थी, T टाइम बाद में उसकी सांद्रता कितनी बच गई थी? R। याद आ गई ना, ठीक है। तो ये R क्या था? वह सांद्रता जो लास्ट में बच रही है। जब मैं बात कर रहा हूं अर्ध आयु काल की, इसका मतलब अब सांद्रता कितनी बच रही होगी? जो स्टार्टिंग में थी उसकी आधी। स्टार्टिंग में कितनी थी? R0, इसकी आधी मतलब R0/2, ये बचेगी आपके पास कंसंट्रेशन। सही है ना। इन दोनों ही मानों को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, है ना, ठीक है। तो बेटा R = क्या होता है? इक्वेशन एक बार मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ, R0 - KT। R की जगह क्या लिखोगे आप? R0/2। सही है, ये R0 - K। अच्छा, इस T की जगह क्या लिखेंगे? T1/2। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो T1/2 की वैल्यू अपन को निकालनी है। इस देखो ऐसे करता हूँ मैं, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आता हूँ, प्लस क्या हो गया? KT1/2, इधर बचा R0, इसमें से ये माइनस हो जाएगा R0/2, है ना। तो ये R0/2 ही बचेगा, यही बचा ना। तो T1/2 की वैल्यू मैं निकालूंगा अगर यहाँ से, तो K डिवाइड में चला जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल आता है वो क्या आता है बेटा? R0/2K। R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक सांद्रता को मैं A मानूंगा तो A/2K, K मानूंगा X मान लूंगा तो X/2K, जो भी मानना चाहो आप, है ना। तो R0/2K प्रारंभिक सांद्रता बटा 2K, ये निकल के आता है शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। इसका हाँ समझे नहीं बेटा क्या कह रहे हो? ये -KT है, ले जाओ, मतलब ये कहना चाह रहे हो KT = करें अपन? हाँ तो कर लो, क्या दिक्कत है? R0 - R ये बचेगा। अच्छा बेटा कोई दिक्कत नहीं, वो हम एक जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब उसमें से आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है आप उसके निकाल सकते हो, ठीक है। वो तो अब इतना सा तो आप जानते हो, K की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड में पहुंचा लो, R0 की निकालनी तो R0 को रख लो, दूसरी तरफ पहुंचा दो। एक जनरल फॉर्म तो यही होती है इसकी, ठीक है। इससे क्या होता है? Y = mx + c, वो भी बैठ जाता है, पूरा ग्राफ भी बन जाता है, सारी चीजें हो जाती है, इसलिए ऐसे लिखते हैं, है ना। तो वो हमने ऐसे निकाली, हमको टाइम निकालना तो मैंने T का मान निकाल लिया, बाकी सबको पहुंचा दिया दूसरी तरफ, यही तो किया और क्या। ओके, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, ठीक है। मतलब ये समझ में आया कि अर्ध आयु काल जो होगा वो R0 यानी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहला पॉइंट
कि अर्ध आयुकाल जो होता है ना शून्य कोटि अभिक्रिया में, ये अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया कि अर्ध आयुकाल जो होता है ना ये के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो अब यहां से बात आती है कि सर टी हाफ में और इस आर नोट में कोई रिलेशन बनाओ, ग्राफ बनाओ, है ना। टी हाफ में और आर नोट में तो क्या बोलोगे, y इक्वल टू एम एक्स, यही होगा ना। तो एक टाइम ले लेंगे, एक जगह आर नोट ले लेंगे ना, वो बनाते हैं इसको। तो अर्धायुकाल हेडिंग डालो वहां पर ना, वहां तक तो कर ही लिया था हमने लास्ट, इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया था। लिखिए अर्ध आयुकाल, है ना। किसके अर्धायुकाल की बात कर रही है, सब कुछ शून्य कोटि में चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो अर्धायुकाल में लिखो वह समय जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता, अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। अभिकारक की आधी सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहां से लिख लो और कंप्लीट यहां तक कर लो ना, इस जगह तक, यहां बस इस फॉर्मूले तक ही करना बेटा ना, यहां तक कर लो उसको ऐसे कैसे ना। अच्छा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू ये ना, ये याद रखना है बेटा। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू आर नोट अपॉन 2 के। हो गया, यहां तक लिखना ना। अतः शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, लिख दो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट, इस चीज को लिख देना बेटा ना, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट। हो गया। ऐसे दूसरी लाइन में लिखो शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वेग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दर नियतांक या वेग नियतांक, जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो ना। वेग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया, ठीक है। ये लिख लेना बेटा, आर टी 1/2 प्रोपोर्शनल टू 1/k। हाँ, अब देखो इस ग्राफ को देखो बेटा, आपके पास में अर्धायुकाल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, टी 1/2 इक्वल टू आर नोट अपॉन 2k। सही है क्या?
इसको मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, 1/2k 1/2k है ना, और R0 को आगे लिख देता हूँ। बात तो एक ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं ना अलग हो कुछ, मतलब तो वही है ना। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूँ y = mx + c से। c तो है ही नहीं, c नहीं होता तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। अरे c नहीं होता तो 0 से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। y पे क्या आएगा, T1/2, ओके। x पे क्या आएगा, R0, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। सीधा सीधा R0 T ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा लिख सकता है अभिकारक की सांद्रता और समय, ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो इनके बीच का जो ग्राफ बन रहा है उसमें क्या होगा बेटा, C तो होगा नहीं, C होता तो बीच में से कहीं से स्टार्ट होता है, C नहीं है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। 0 से चलेगा, अब 0 से तो जाएगा तो आगे कंटिन्यूसली बढ़ेगा, सही है क्या, है ना। कुछ ऐसे बनेगा, ठीक। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्लियर है चीजें, है ना। इसका स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगा इसका, ढाल, m की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2k, है ना, tan थीटा बराबर 1/2k आएगी, क्लियर है, ठीक है। बना ग्राफ बनाओ जल्दी, नहीं बनाएंगे, कुछ दिक्कत रहेगी बेटा, समझ में आ गया। मैंने इसीलिए क्वेश्चन को वहाँ वापस लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए भी कहाँ से कैसे बनाया है ना, लिख लिया करो, ग्राफ के ऊपर लिख लिया करो कि इससे बनाया है हमने ना, समझ में आ जाएगा। हो गया। अब ये तो हो गया अर्धायुकाल, ऐसे लिखो पूर्ण आयुकाल, पूर्ण आयुकाल। पूर्ण आयुकाल है ना, देखो बेटा पूर्ण आयुकाल कैसे निकालोगे, तो ये इस ऐसे करते हैं, टाइम को तो हम लिख देते हैं बेटा t 100%, तो क्योंकि 1 लिखेंगे तो 1 से थोड़ा दिक्कत आती है, 100% का मतलब पूरा टाइम, सही है ना। जैसे t 1/2 लिखा था उसको 50% भी लिख सकते थे हम, ऐसे इसको क्या लिख दिया हमने 100%, है ना। टाइम तो कितना मान लिया हमने 100%। और ये बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, हाँ आधी बचेगी। क्यों बचेगी आधी, कुछ नहीं बचेगी। क्या कह रहे हैं हम, पूर्ण आयुकाल मतलब पूरा का पूरा अभिकारक किस में बदल गया, उत्पाद में। अर्धायुकाल का मतलब क्या था, आधा अभिकारक उत्पाद में बदला था। अब पूरा का पूरा अभिकारक जाके उत्पाद बना लिया तो अभिकारक कितना बचेगा, 0। तो ये R वही तो है जो बचेगा अभिकारक, तो अभिकारक की सांद्रता R बचेगी। हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है बेटा, R = R0 - KT, यही थी ना। R की जगह लिखेंगे 0, ये हो गया R0, ये K और T की जगह T 100% कर देंगे। तो T 100% की वैल्यू जब निकालूंगा मैं, तो देखो R0 इधर जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, R0/K, यही आ रहा है क्या, देखना सही है ना। लिख दो इसको ऐसे कैसे ना। अच्छा ये लिखवाऊं क्या, पूर्ण आयुकाल का मतलब क्या है, पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, वह समय जिसमें पूरा अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, लिख दो इसको। वह समय जिसमें अभिकारक पूर्ण रूप से किस में परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में।
हाँ बेटा हो गया ना। अब इसके लिखते हैं एग्जाम्पल, है ना, तो लिख दो उदाहरण। किसके उदाहरणों की बात कर रहे हैं हम? ये शून्य कोटि के लिए, है ना। ठीक है, देखो बेटा फिक्स उदाहरण है जो लिखवा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली याद करने, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि किसी भी अभिक्रिया को देख करके पता नहीं चल सकती, तो याद ही रखना पड़ेगा कि ऐसा होता है तो ये इस अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी मैं शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, अमोनिया का विघटन। अमोनिया का विघटन। अमोनिया जो टूटती है ना, विघटित होती है ना, वो एग्जाम्पल किसका है बेटा? शून्य कोटि अभिक्रिया का। अमोनिया कैसे टूटती है? देखो, अमोनिया मतलब NH3। इधर ध्यान से सुनिए बेटा, ये एक तो नाइट्रोजन गैस बनाती है और एक हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, बैलेंस कर लेते, 3 है इधर 2 है, तो ऐसा करते इसको 3 से गुणा, इसको 2 से गुणा, हो जाएगी बैलेंस अपने आप ही। ठीक है, ये जो अभिक्रिया होती है ना बेटा, नॉर्मली अगर मैं इसके टेम्परेचर की बात करूँ ना, कितना क्या रहता है, तो 1130 केल्विन टेम्परेचर के आसपास रहता है, और प्लेटिनम सरफेस की उपस्थिति में होती है, प्लेटिनम की उपस्थिति में होती है अभिक्रिया। अगर याद रखना चाहो तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ना, बाकी ध्यान रखना है अमोनिया टूटेगा तो शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। शून्य कोटि अभिक्रिया से मतलब क्या है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। इसका मतलब ये बेटा कि अगर मैं इसका R निकालूंगा तो R इक्वल टू क्या होगा, K, और यहाँ आता है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या है? NH3, है ना। इसकी पावर कितनी आएगी? यहां से लिखते हैं ना, पावर कितनी आएगी? 2 आएगी, है ना। इसकी पावर कितनी आएगी बेटा? 2 आएगी, सही बात है ना। कितनी आएगी? 0। जब हमने कह दिया कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, शून्य कोटि, तो अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी आएगी? 0 आएगी, चाहे कुछ भी दिखे। ठीक है, चाहे कुछ भी दिखे यहाँ, उससे मतलब नहीं है शून्य कोटि है मतलब 0 ही रहेगी। तो R इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आता है? K। क्लियर हुई बात? दूसरा लिखो भाई, HI का विघटन। अच्छा ये लिख लिया क्या बेटा? ये नहीं लिखा? इसको लिखो, अभिक्रिया को लिखो ना। हो गया? हाँ, दूसरा लिख लो, HI का विघटन। हाँ बेटा, HI का मतलब देखो, ये HI है, नॉर्मल टेम्परेचर देने पर ये टूट जाता है, तो एक बनाएगा हाइड्रोजन गैस, एक बनाता है आयोडीन गैस। दोनों 2 दिख रहे हैं तो 2 लिख देंगे। वैसे अगर ये पता हो तो ये गोल्ड सरफेस की उपस्थिति में होता है, सोने की उपस्थिति, है ना। ठीक है, तो AU लिख रखा है ना। ये तो एज मतलब इसकी उपस्थिति में हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अभिक्रिया इतनी लिख दो। तीसरा एग्जाम्पल लिखना, HCl का निर्माण। 2 एग्जाम्पल तो हमने देख लिए बेटा, किसके? विघटन के। ये ध्यान रखना है कि विघटन हो रहा है तो विघटन ही इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूंगा तो फिर वो शून्य कोटि की थोड़ी होगी, है ना। तो विघटन हो रहा है तो विघटन ही करना है, तोड़ना ही है, बना मत देना। उसको बना दिया तो अभिक्रिया की कोटि भी चेंज हो जाती है। हाँ, HCl का निर्माण। HCl का निर्माण देखो बेटा, अब पता है तुम्हें हाइड्रोजन से होगा और क्लोरीन से होगा, सही है ना। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे? HCl बना देंगे। तो ये भी किसमें आता है? शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। लिख दो। अब 4th लिखना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जानते हो ना बेटा आप, प्रकाश संश्लेषण में नॉर्मली क्या होता है, CO2 और H2O की अभिक्रिया होती है। ठीक है, CO2 गैस होती है और H2O की अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति वगैरह में होती है, उसको छोड़ो, अपन को उससे मतलब नहीं, अपन को मेन इनसे मतलब है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बनाते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, कितने कार्बन है, 6 लिख दिया। ये हाइड्रोजन कितनी है, 12, यहाँ तो 6 से गुणा कर दूंगा तो 12 हो गई। अब ऑक्सीजन बच गई एक्स्ट्रा, देखो 6 दूनी 12 इसमें और 6 इसमें, 18 हो गई। 18 में से 6 तो ये रही, 12 और बच गई, तो 6 O2 अलग से बनेगी। नॉर्मली यही तो होता है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर करके वो बना दी, ग्लूकोज बना ली उसने, अपने काम चला लिया और बाकी ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ये चारों रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। चारों की चारों अभिक्रिया किसके उदाहरण बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है ना, याद रखनी है आपको ना। अमोनिया का विघटन, HI का विघटन, HCl का निर्माण एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रिया होती है समाप्त। एक उसमें क्या पढ़ा हमने सबसे पहले, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, समाकलित वेग समीकरण। दूसरा उसका अर्धायुकाल, तीसरा उसका पूर्णायुकाल। ठीक है, उसमें से आपको अर्धायुकाल और जो समाकलित वेग समीकरण है उसका डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रखने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखे उसके उदाहरण देख लिए। क्लियर बात, उसमें कुछ एक ग्राफ बनाए, वो ग्राफ ध्यान रखना। ओके, अब हेडिंग डाल देते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं इसको वापस से स्टार्टिंग से। देखो बेटा, जैसा पहले पढ़ा था वैसे ही अब प्रथम कोटि है तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, इसमें 1 रहेगी। हमने ये देखा था, ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाते थे, है ना। रिएक्टेंट के, अच्छा t बराबर 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी हमने R0 और प्रोडक्ट 0। जब कुछ टाइम हुआ तो कंसंट्रेशन हमने R मान ली, इसकी कंसंट्रेशन P मान ली। हमें पता है 2 तरीके से इक्वेशन निकालते थे इसकी। पहला तरीका ये होता था R इक्वल टू, है ना, तो एक तो होता था माइनस D अभिकारक के रूप में R ओवर dt। सही है क्या, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या होता था, R इक्वल टू K, और यहाँ होती थी अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या है, R, और इसकी पावर कितनी आएगी बेटा, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। 0 ऑर्डर होता तो 0 लिख देते। हो गई, 2 इक्वेशन आ गई, है ना। इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करते हैं बेटा, तो दोनों R के मान है, R के मान है तो सेम कर देते इसको, है ना। ठीक है, हाँ भाई, इसमें दोनों में R के मान है ना, तो इधर देखो, इसमें क्या करते हैं, दोनों R के मान समान कर दो, तो माइनस dr ओवर dt इक्वल टू, ये क्या बचेगा, KR। सही है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ऐसा करते हैं बेटा, dt को इधर पहुंचा देता हूँ, R को R के साथ ले आते हैं और माइनस को K के साथ ही पटक देते हैं। यहाँ बचा देखो dr, और इस R को मैं इसके साथ में लिया यार, इक्वल टू, यहाँ क्या था ऑलरेडी K, और इस माइनस को इधर ले गया तो माइनस K, और dt इधर जाके गुणा हुआ होगा। ठीक है, मतलब R वाली टर्म से एक तरफ, बाकी टर्म से एक तरफ, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन, है ना। दोनों तरफ समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा समाकलन, dr ओवर r माइनस K डॉट dt। सही है, R की लिमिट कहाँ से थी, R0 से R, प्रारंभिक सांद्रता और ये अंतिम सांद्रता।
ये टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, टी की लिमिट कहाँ से थी, 0 से टी, प्रारंभिक समय 0 था और फिर टी समय तक, सही है। तो डी आर तो थोड़ी सी 1/r, यानी जैसे 1/x का समाकलन करते तो log x आता है, वैसे 1/r का क्या हो जाएगा बेटा, log r, x की जगह r है इस बार, r के से आप x बात कर रहे हैं। और ये जो log आता है बेटा बेस ई में आता है, ध्यान रखना log x जो लिखते हैं वो बेस ई में आता है, ठीक है। और ये तो हो गया, और इसकी पावर की ये मतलब लिमिट क्या लग जाएगी बेटा, r0 से r, सही है। इधर भी चलो, ये इसका माइनस के तो कांस्टेंट है, इसको तो भगा दो साइड में, और बच गया यहाँ कुछ नहीं तो एक का समाकलन x होता है, x के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष कर रहे तो t हो जाएगा, है ना भाई, जिसके सापेक्ष करोगे वही आएगा। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to t, सही है क्या। अब ऐसा करते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले r रखेंगे इसमें, तो log बेस ई r, फिर माइनस लगाऊंगा, फिर लोअर लिमिट रखेंगे log बेस ई r0 इक्वल टू माइनस के, इसमें पहले t लिखूंगा, t माइनस 0। बताओ ये बात समझ में आ गई क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना समझ में आ रही है, ठीक है भाई। इसमें देखो क्या बच रहा है, log बेस ई r, ये जो माइनस का r0 है इसको इधर ले आता हूँ, log बेस ई r0, और ये माइनस के टी बचेगा, 0 तो हट गया, माइनस के टी, ठीक है भाई। एक तो फॉर्मूला ये डेवलप हुआ अपना, देखो ये समझ में आया क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। याद करो जीरो ऑर्डर के लिए क्या समीकरण निकल के आया था, r इक्वल टू r0 माइनस के टी, उसमें और इसमें देखो थोड़ा सा फर्क दिख रहा है, r इक्वल टू r0 माइनस के टी, तो r और r0 के साथ में बेस ई लोग लग गया साथ में, वैसे और कुछ नहीं है। लोग ई यानी बेस ई में हमने ऐड कर दिया r के साथ में और r0 के साथ, के टी ऐसी कैसी, ठीक है ना। तो याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, r इक्वल टू r0 माइनस के टी जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में बेस ई और लग जाएगा दोनों r के साथ में, सांद्रता वाले के साथ, है ना। ये इसकी एक फॉर्म आई है अभी तक, है ना, तो एक फॉर्म आपको ये याद रखनी है, समझ गए, ठीक है। अब हम ऐसा करते बेटा, चलो पहले इतना ही करते हैं, इसको करते हैं, इसके आगे बात करेंगे ना। कोई दिक्कत है क्या, पहले यहाँ तक बताओ, समझ में आ गई, ठीक है, फटाफट यहाँ तक लिख दो ना।
ये चीज़ क्लियर हो गई थी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दोनों ग्राफ बना लिए होंगे। अब इसी की एक फॉर्म और देखते हैं हम अलग से, है ना। हो गया तक? अच्छा देखो, ठीक है, फर्स्ट एक हो गई हमारे पास, है ना। उसमें आपको कुछ नहीं बेटा, ये याद रखना, ये वाले अगर बेस ई में याद है तो बेस 10 में अपने आप याद हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, तो बेस ई में क्या था, ये इक्वेशन आई थी log बेस ई आर बराबर log बेस ई आर नॉट माइनस के टी। ठीक है, वहीं से थोड़ा सा देखते हैं ना, log बेस ई आर log बेस ई आर नॉट माइनस, यही था ना। ऐसा करते हैं इसमें ना, इस बेस ई को इधर उठा लाता हूँ मैं, है ना। तो हो गया log बेस ई आर, इसको इधर ले आया था माइनस log बेस ई आर नॉट इक्वल टू क्या बच गया, माइनस के टी, है ना। और एक और को मैं साथ के साथ ही लिख देता हूँ इधर, है ना। अभी बता रहा हूँ मैं सीधा सीधा, ध्यान से देखते रहना। उसमें क्या कर रहे हैं, इसमें से आर में से आर नोट का है ना। अब क्या मैं आर नोट में से आर को माइनस कर देता हूँ, भले आर में से आर नोट किया ना, इधर मैं उल्टा कर देता हूँ। ऐसा करता हूँ भाई, यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने, log बेस ई आर इक्वल टू, एक बार मैं पूरा ही लिख देता हूँ ना, आर नोट माइनस के टी। इक्वेशन तो ये थी। इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं बेटा हम, इस बार मैं ऐसा कर रहा हूँ, log बेस आर नोट को इधर रखता हूँ, इस आर को इधर ले गया, माइनस हो गया, और के टी इधर लिया है, प्लस का हो गया। फाइनली मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखो log बेस ई आर नोट माइनस log बेस ई आर इक्वल टू के टी। मतलब इसी इक्वेशन में कुछ नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो एक तरीके से। सही है क्या? अब देखो इधर log में जब दो टर्म्स माइनस में होती है तो वो अपॉन की फॉर्म में आ जाती है। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log बेस ई आर अपॉन आर नोट। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलर मैं यहां भी कर सकता हूं, log बेस ई आर नोट अपॉन आर। ठीक है क्या यहां तक? अच्छा, इसमें क्या कर रहा हूं बेटा, देखो बेस ई को जब मैं इधर पहुंचाऊंगा बराबर के इधर, तो एंटी लॉग बनता है ना, आर अपॉन आर नोट। अब देखो तुम्हें ये बात मैंने एक बार पहले भी बताई थी कि log को जब पहुंचाते हो तो इसका जो बेस होता है वो वहां जाके बेस बन जाता है, और ये चीजें पावर में आ जाती है। इसका बेस कितना है, ई, तो ई तो बन जाता है बेस, और ये जो टर्म्स रहेगी वो माइनस, मतलब पावर में आ जाएगी। जानते हो इसे? अगर बेस 10 होता तो 10 की घात माइनस के टी लिखता मैं, बेस 2 होता तो 2 की घात माइनस के टी होता, या बेस ई है तो ई की घात माइनस 2 के टी हो। समझ गए? तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं मैं, आर इक्वल टू आर नोट ई की पावर माइनस के टी। ये क्या बेटा डायरेक्ट इक्वेशंस कई बार काम में आ जाती है, इसलिए मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं थी इतनी, वो तो वहीं कुछ खत्म हो गया अपना। फिर भी ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखनी है डायरेक्ट, आर इक्वल टू आर नोट ई की पावर माइनस के टी। इधर चलो, इसमें क्या बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि इसमें क्या ये टाइम के फॉर्म में आपकी यूज आती है ना। कैसे? इसमें से जब टाइम पे फॉर्मूला निकालना होता है ना आपको, तो टी इक्वल टू क्या लिखोगे आप, के डिवाइड में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, log बेस ई आर नोट अपॉन आर अपॉन में के, और इस बेस ई को बेस 10 में भी कन्वर्ट कर लो, 2.303 अपॉन में के, log बेस ई आर नोट अपॉन आर। ये फॉर्मूला यूज आता है बेटा थोड़ा ना, ये आप पढ़ोगे अपनी बुक में भी, देखोगे ना एनसीईआरटी में भी, तो ये ज़्यादा मिलेगा आपको। मतलब अगर आप देखोगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए समाकलित वेग समीकरण की फॉर्म, तो ज़्यादातर यही पढ़ने को मिलेगी आपको, है ना। अब इसको कैसे मान लो, के टी मान लो, एक तरफ कोई परेशानी नहीं है। के टी इक्वल टू 2.303 log बेस ई आर, सॉरी बेस ई नहीं, अब कितना हो गया बेस
बेस 10 कर दिया ना अपन ने इसको, है ना, ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का ना, बेस 10 कर दिया उसको ना, ठीक है। तो बेस 10 R0 अपॉन R, ठीक है। तो e की पावर में भी कन्वर्ट किया है हमने, इसमें भी कन्वर्ट किया है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको, क्लियर है बात, है ना। तो पहले सेकंड फॉर्म लिख दो, फिर थर्ड फॉर्म लिख दो दोनों। अच्छा, इसके ग्राफ भी बनवा दूँगा तुम्हें साथ के साथ, देखो इधर, चलो ग्राफ भी देख लो इसका, एक बार रुक जाना ना, देखो ग्राफ देखो, हाँ बेटा देखो इसमें ध्यान देना, ए की पावर का जब ग्राफ बनता है तो ये लीनियर ग्राफ तो होगा ही नहीं, y = mx तो लगाना ही नहीं है गलती से ही, क्योंकि e की पावर वाला गया। e की पावर जो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है ना, वो अगर प्लस में पावर होती तो इस तरीके से आता ऊपर बढ़ता हुआ, एक्सपोनेंशियल का जो होता है ना ऐसे बढ़ता लगातार, और माइनस में होती है तो घटता है ऐसे इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से कहीं से आ रहा होगा, मैं तो कोई एक पॉइंट मानूंगा, अपन को पहले से तो मतलब ही नहीं है, और इसमें लगातार घटता चलेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो ग्राफ ये बनेगा, जिसमें आप देखना एक तरफ होगा r और दूसरी तरफ ये जो है ना यहाँ e की पावर में t, उस t के साथ में बनाया ये ग्राफ अपन ने, है ना। तो आप इसको लीनियर इक्वेशन से कंपेयर मत करना कि सर y = mx + c लगाओ ना इसमें जबरदस्ती, ये तो e की पावर वाला है, तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो ये बनता है, लीनियर का नहीं बनता, है ना। तो पता चले R0 को जबरदस्ती आप बोलो कि सर इसको तो वो बना दो बेस, है ना, कि इसका क्या है, सर ये तो mx वाला आ गया तो ऐसे लग रहा है ढाल जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक। इस पे चले, ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे बनाते बेटा, देखो यहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें करेगा इससे बनाओगे तो, क्योंकि अभी तक हम क्या करते आए वाई एक्स पे हमेशा कंसंट्रेशन को लेते आए, समझ रहे हो ना। तो इस पे लीनियर इक्वेशन के लिए मैं ऐसे करता हूँ, ये इक्वेशन है ना log बेस ई R0 अपॉन R KT, तो बेस ई में बना सकता हूँ और बेस 10 में कर दूंगा तो डिवाइडेड बाय क्या चला जाएगा 2.303। क्या कह रहा हूँ मैं, सुनना वापस मैं, अच्छा इसमें से समझ लो बेटा, मैं इस इक्वेशन को यहीं रख रहा हूँ, कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट को तो मैं इसमें रखूंगा ना, तो ये तो यहाँ आएगा, T इस पे आएगा, ठीक है। तो ये mx ऐसे ही होता है क्या, है ना, क्योंकि ये तो लीनियर इक्वेशन की है, लीनियर इक्वेशन में तो बन जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल था उसमें नहीं बनाते हम, है ना, इसमें तो सीधा सीधा बना सकते हैं। इसमें भी बेस 10 में कन्वर्ट करूंगा तो इसका 2.303 आएगा, उसको मैं भाग में पहुंचा दूं, मतलब ऐसा कर सकता हूँ कि इसको log बेस 10 R0 ओवर R इक्वल टू K अपॉन 2.303 T, सही है क्या, है ना, ठीक है। तो ये T ले लिया, यहाँ लिखा log बेस 10 R0 अपॉन R, ये आ गया, लीनियर इक्वेशन है बेटा, प्लस सी तो है ही नहीं इसमें, है ना, प्लस सी तो है ही नहीं, अब प्लस सी नहीं है तो ये हो गया y, ये हो गया m और ये हो गया x, 0 से स्टार्ट होगा और 0 का इंक्रीज प्लस में आ रहे हैं तो लगातार बढ़ेगा, जिसका स्लोप क्या होगा k अपॉन, और इसी को मैं बेस ई में लिखता तो ये नहीं आता, बस 2.303 नहीं आता अगर बेस ई में लिखता तो, है ना। तो ये अलग अलग तरीके लिखने के, समझ गए ना, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी लिखो और थर्ड फॉर्म भी लिखो। ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां तक आप याद भी रखनी है ना। और ये वैल्यू जो दिखा रही होगी वो तो आपको समझ ही गया होगा, R0 आ रही होगी, है ना भाई, इसमें R0 लिख रहा है।
अगर ज़रूरत पड़े बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, भाई एक ही फॉर्म आपको याद करनी है तो वो यही याद करनी है ना, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म यही है, ठीक है। बाकी तो बीच में आई गई वो और तो, ठीक है। चलो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अभी इसका अर्ध आयुकाल भी निकालना है ना, इसके पूर्ण आयुकाल की भी बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स की भी बात करेंगे, वो सब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।